आज के वीडियो में हम बात करेंगे जयपुर की महारानी गायत्री देवी जी के परिवार की यानी कूच बिहार राज परिवार के इतिहास की। हमारे साथ हैं राजऋषि राजेंद्र सिंह जी नरुका। नरुका साहब, आप आजकल कूच बिहार के जो महाराज राज परिवार है उनके साथ आपकी काफ़ी नज़दीकियां हैं और जाहिर है कि उनके इतिहास के ऊपर भी आपसे काफ़ी चर्चाएं होती है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ज़रा कूच बिहार राज परिवार का इतिहास संक्षिप्त रूप में। देखिए, जैसा मैं 22 फरवरी को उन्होंने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ कार्यक्रम में बुलाया था, वहाँ के लोगों से चर्चा हुई और महाराजा साहब से काफ़ी दिनों से एक मित्रवत चर्चा होती थी। दोनों तरफ, हमारी तरफ के जो इतिहास चलते हैं और उनके इतिहास चलते हैं, उन दोनों में धार्मिक पुस्तकों में थोड़ा बहुत भेद है कई मामलों में, लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी मेरे समझ बैठी वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो ये कि वहाँ ये मान्यता है कि इस क्षेत्र का नाम सतयुग में स्वर्गपुरी था, इसे स्वर्ग कहते थे, और यहाँ का जो राजा था उसके जो पदवी थी वो इंद्र लगता था राजा के नाम के साथ। तो हम जब भी कहते हैं स्वर्ग का राजा इंद्र, तो वो यही है कि यहाँ स्वर्गपुरी थी, कल्प वृक्ष था और यहाँ का राजा के इंद्र की पदवी लगती। ये त्रेता युग की सतयुग की बताते हैं। उसके बाद त्रेता में इस क्षेत्र को मिथिलांचल कहते थे। यहाँ से लेकर ऊपर की जितनी भी जगह जाती है, चाहे वो चीन है, बर्मा है, और ऊपर तक जहाँ तक जाएगा वो सब मिथिलांचल कहलाता था, जिसमें नेपाल भी आ जाता है। और उनके राजा की पदवी उस समय जनक थी, ऐसा वहाँ की उनकी मान्यता और उनके शास्त्र कहते हैं। उसके बाद द्वापर युग में इस क्षेत्र को प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, और वहाँ का राजा की कहानी शुरू होती है नरक। हमारे साहित्य में उसे नरकासुर बोलते हैं, जबकि उनके यहाँ उसको नरकसुर यानी नरक देव बोलते हैं। और ये माना जाता है कि वो भगवान नारायण ने स्वयं पैदा किए थे और उनकी माता लक्ष्मी थी। और नरक देव के माता और पिता चूंकि ईश्वर थे, तो उनका जो लालन पालन किया था, वो लालन पालन उन राजा जनक जी ने, जो जनक मिथिला नरेश थे, उन्होंने किया। और सीता जी के उनको भाई माना जाता है, क्योंकि जनक के ने उनका पिता की तरह पालन किया है, इसलिए। नरक देव की माता धरित्री थी, यानी जगदम्बा, यानी जो मानी जाती है, जिनको सत्यभामा के रूप में अवतार हुआ दोबारा उनका। फिर ये माना जाता है कि श्री कृष्ण ने नरकसुर को मारा, और वहाँ जो बहुत सी 16,000 रानियाँ थी उनको छुड़ाया अपने यहाँ, ये मान्यता है। उनके यहाँ ये मान्यता है कि उन रानियों ने उस राजा के वियोग में अपने प्राण दे दिए और वो नहीं आई यहाँ। उनके पुत्र थे भगदत्त, और भगदत्त को वहाँ का राज्य दिया। और नरक की जो शादी हुई थी वो मुंबई में माया देवी के साथ हुई थी। माया देवी और नरक देव के पुत्र हुए, उनका नाम था भगदत्त। ये भी मान्यता है कि नरक देव के लिए ये वरदान था कि उनको पैदा करने वाला ही, यानी उनका जन्मदाता ही उन्हें मार सकता है, यानी धरती और नारायण ही उन्हें मार सकता है। तो श्री कृष्ण और सत्यभामा दोनों ने उनको मारा, ऐसा माना जाता है उनके यहाँ। और फिर भगदत्त जो है, वो जिनको हमारे लोग चीन का राजा बोलते हैं, एक्चुअल में वो इसी क्षेत्र के प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे। और भगदत्त के बाद उनके पुत्र पुष्पदत्त और वज्रदत्त हुए हैं। फिर पुष्पदत्त की आगे की वंशावली चलती, जो मेरे को नाम याद नहीं है, महाराज साहब बताते हैं, तो वो कई नाम हैं। और प्राग ज्योतिषपुर के इस राजवंश का, उनका कहना यह है कि फिर उनका ये राज्य ये राजवंश विलुप्त हो गया था और एक दूसरे राजा ने ये राज्य ले लिया था। लेकिन उनके सेनापति ने इस राज्य को पुनः हस्तगत किया, और वो थे हरिया एक जागीरदार थे, जमींदार थे। फिर वो कई जमींदारी मिली तो मंडल हो गए, हरिया मंडल थे। और उनके 2 रानी थी, यानी 2 पत्नियां थी उनके। वो भी उसी प्राचीन राजवंश के ही वंशज थे। उन्हीं के राजवंश के हिस्से थे वो, मतलब जैसे अपने। तो उन्होंने उसी तरह से किया जिस तरह से रावल रतन सिंह का जो वंश खत्म हुआ, तो वो सिसोदा से आकर के उद्धार किया। राहत ने जो है उसको खिलजी को भगाया वहां से। तो उसके इनका वंश तो उस समय, जैसे रावल वंश विलुप्त रहा काफी दिन तक, बांसवाड़ा डांगरपुर में अभी है, लेकिन इसी तरीके से इनका विलुप्त जैसा रहा, यानी छोटे छोटे उनमें गांवों में बिखर गए। और वहां पर शासन आया हरिया मंडल का, और हरिया मंडल के 2 पत्नियां थी। हरिया मंडल राजा नहीं थे, मंडलाधीश थे, मंडलीक थे। उनके एक हीरा और जीरा नाम की 2 पत्नियां थी, और उन दोनों के पुत्र पैदा हुए, जो विश्व सिंह जो हैं वो राजा बने उसके। और उस समय इसका नाम जो था
मतलब कामतेश्वर महाराज तक तो वही वंश चल के आया, भगदत्त जी का डायरेक्ट वाला। और कामतेश्वर जी के बाद कई राजा के बाद में कामतेश्वर जी ने कामाख्या की स्थापना की। कामरूप भी उन्हीं का देश है। और कामतेश्वर का ये जो परिवार है, ये जब राज्य नहीं रहा इनका, दूसरों ने ले लिया, फिर हरिया मंडल ने लिया। और हरिया मंडल ने लेने के बाद उनकी दोनों पत्नियां हीरा और जीरा से विश्व सिंह पैदा हुए। और विश्व सिंह के पुत्र थे नर नारायण। और नर नारायण, ये बात है 15वीं-16वीं शताब्दी की, जबकि राजा मानसिंह प्रथम जो है वो बंगाल विजय के लिए, असम विजय के लिए, अहोम राज्य को हराने के लिए वहाँ से चले थे। उस समय इनका राजा था नर नारायण, उनके 2 पुत्र थे। और उन्हीं का छोटा भाई था नर नारायण का शुक्ल ध्वज। शुक्ल ध्वज को वहाँ चिल्ला राय कहा जाता है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुगलों को, इनकी ऐसी मान्यता है कि वहाँ से लेकर कंधार तक वो साथ रहे लड़ाई में। हम एक चीज़ को यहाँ जोड़ सकते हैं कि कंधार के लोग काबुल में राजा मानसिंह के नाम से बहुत भय खाते हैं। यानी राजा मानसिंह जी और उनकी मित्रता थी। और इस मित्रता के कारण ही राजा नर नारायण ने अपनी बहन विद्या देवी का विवाह राजा मानसिंह प्रथम के साथ किया, जो कि जब साउथ में, दक्षिण में राजा मानसिंह जी का देवासान हो गया तो वो 2 रानियां सती हुई हैं, उनमें एक विद्या देवी भी सती हुई हैं। ये वंश वहाँ स्थापित हो गया। फिर इसके बाद लगातार चलते हुए आखिरी महाराज इनके जगदीपेंद्र नारायण थे, जो कि राजमाता गायत्री देवी जो जयपुर की हैं, उनके बड़े भाई थे। और इनके एक बहन थी इला देवी, जिनके विवाह हुआ त्रिपुरा के राजा के साथ में। और छोटे भाई थे इंद्रजीत नारायण। तो महाराज जगदीपेंद्र नारायण के कोई इशू नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो 1970 में जब उनका देवासान हो गया, अब ये कहानी सब है कि सरकार ने उनके साथ क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, राजमाता के साथ किया, तो उनके उस परिवार के साथ भी किया, कूच बिहार परिवार के साथ भी। जगदीपेंद्र नारायण जी के बाद इंद्रजितेंद्र नारायण थे। और इंद्रजितेंद्र नारायण के पुत्र थे वृजेंद्र नारायण जी। वो वहाँ उस वंश के आखिरी मेल चाइल्ड माने जाएंगे। और वो जो है, उनके एक बहन भी थी जिनका नाम उत्तरा देवी है, जो कोटा की वर्तमान राजमाता हैं, महाराव इजराज सिंह जी के माताश्री हैं। तो ये वंश के वृजेंद्र नारायण जी 1992 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और ये वंश का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रहा। तब ये कोई भी उस किसी का कोरोनेशन नहीं था, कोई गद्दी नहीं थी। तो 1994 में वहाँ की जो पब्लिक है, जो कूच बिहार, जो ग्रेटर कूच बिहार जिसको हम कहें, जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट आसाम में हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट बंगाल में हैं और 1-2 डिस्ट्रिक्ट बिहार में हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र था वो, क्योंकि उनका राज्य उस समय काफ़ी मजबूत था। तभी तो सवाई मानसिंह जी द्वितीय के साथ गायत्री देवी जी का विवाह हुआ। सयाजी राव गायकवाड़ की बहन थी इंदिरा देवी जी, वो उनकी राजमाता गायत्री देवी जगदीपेंद्र नारायण जी और इंद्रजितेंद्र नारायण जी की माँ थी। तो ये यहाँ जब वंश उनका समाप्त हो गया तो फिर ये ढूंढा गया कि अब इसको कौन संभाले, कोई तो आदमी ऐसा हो जो हमारा लीडरशिप करे। ये वहाँ के जो, जैसे अपने राजपूत कहते हैं, कहीं मराठा क्षत्रिय हैं, कहीं ठाकुर कहलाते हैं, कहीं दरबार कहलाते हैं, ऐसे वहाँ राजवंशी कहलाते हैं, ये लोग राजवंशी क्षत्रिय हैं। तो इनके लोगों ने एकत्रित होकर ढूंढा कि भाई अब किसको बैठाएं। तो कामतेश्वर महाराज के वंश के लोगों को, क्योंकि इनके यहाँ एक बड़ी चीज़ है, किसी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो उसे ये बायकाट कर देते हैं, किसी ने फॉरेन शादी कर ली तो उसे बायकाट करते हैं। तो एकाध जो ऐसे हैं जिनकी माँ छत्राणी नहीं है, उनको इन लोगों ने, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो हम नहीं मानेंगे। और फिर इन्होंने कामतेश्वर महाराज के कुल में, इनको जो वर्तमान हैं, इनका नाम श्री नागेंद्र राय है। और ये उस समय बोगई गांव में आईओसी में सर्विस करते थे। इनके पास जाकर 94 में इनका उस पैलेस में कोरोनेशन किया जो कामतेश्वर महाराज का पैलेस था, जो अब छत विक्षत हो गया है। मेरे को उन्होंने दिखाया था जब मैं वहाँ गया था, 21 फरवरी को मुझे उसको दिखाया। मेरे साथ प्रताप कालवी जी भी थे, जो कालवी साहब के छोटे सुपुत्र हैं। वहाँ इनका कोरोनेशन हुआ और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हुआ। और इनको, ये केवल नाम के महाराजा नहीं हैं। फिर इन्होंने 4 साल तक विरासत में इनको कुछ नहीं मिला। कोई ये समझे कि भाई राज परिवार में जाने से इनको धन मिल गया, दौलत मिल गया, महल मिल गया, क्योंकि वो तो सब समाप्त कर दिया था। 1977 में बिल्कुल जीरो कर दिया था इंदिरा गांधी ने और कम्युनिस्टों ने मिलके। जैसे जयपुर को लूटा, ऐसे वहाँ उनको तो बर्बाद कर दिया, रुइन कर दिया। तो ये जब वहाँ पर इन्होंने अपना स्थापित किया तो 4 साल लगी इनको कि भाई कैसे सर्वाइव करूँ। टाइटल मिल गया, जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन मेरे पास है क्या? कुछ नहीं। तो इन्होंने फिर अपने पब्लिक को रीयूनाइट किया।
एकत्रित किया, जो कि 3 राज्यों में बिखरी हुई है और 3 क्लास में बटी हुई है इनकी पब्लिक। आश्चर्य की बात यह है कि वेस्ट बंगाल वाले जो राजवंशी क्षत्रिय हैं वो एससी कैटेगरी में, अनुसूचित जाति में आते हैं। असम में जो राजवंशी क्षत्रिय हैं वो ओबीसी में आते हैं और बिहार वाले जनरल में आते थे। ये इनके साथ एक बड़ी विडंबना हो गई कि एक ही समुदाय के लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कैटेगरीज में आते थे। ये महाराज चूंकि असम से हैं इसलिए इनका स्टेटस ओबीसी का था और इधर वाले जो है एससी के थे। तो आप बताइए कितनी बड़ी समस्या व्यक्ति के सामने रही होगी। फिर भी इन्होंने अपनी जीवट से रीयूनाइट किया और अलौकिक शक्तियों का आह्वान किया, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करते हैं। इतने बड़े होने के बाद भी आप कहीं भी देख सकते हैं उन्होंने कभी मदिरा पान वगैरह या कोई सिगरेट बीड़ी पान तम्बाकू गुटखा इस तरह का कोई बीमारी उनके नहीं है। क्योंकि मेरे साथ तो कई बार 15-15 दिन 7-7 दिन साथ रहे हैं, एक ही रूम में रहते हैं, एक ही बेड पर रहते हैं, कोई हमें सब चीज़ का पता है। तो जब इन्होंने रीयूनाइट किया पब्लिक को और उसका नाम रखा ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन, उसमें अलेंद्र नारायण जी जो कि ब्रजेंद्र नारायण जी के भी दूर के कजिन थे और उनमें ब्लड था उस कुल का जो कोच बिहार राजवंश का था, उनको प्रेसिडेंट बनाया। इन्होंने सम्मान दिया कि भाई उस कुल को सम्मान दिया जाना चाहिए। तो ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वो थे, लेकिन बाद में उनकी भी डेथ हो गई, अब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और राजमाता गायत्री देवी से भी ये 2-4-5 बार जयपुर में आके मिले, क्योंकि सरकार इनके पीछे पड़ गई। उस समय पहले कम्युनिस्टों की सरकार थी, फिर ममता की सरकार रही और इनके ऊपर अनेक केस लगाए। 100 से ज़्यादा इन पे केस हैं। अपहरण का केस है, मर्डर का केस है, एक्सटॉर्शन का केस है, क्योंकि ये रोहिंग्याओं से और बांग्लादेशी लोगों से उलझते रहे, लगातार लड़ते रहे। लड़ाई तो करनी पड़ेगी। फिर ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन इतनी मजबूत होती चली गई कि इनका प्रभाव सीधा 8 लोकसभा पे और 54 विधानसभा पे, 60 विधानसभा पे हो गया, असम में भी और बंगाल में भी। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2014 में, हालांकि ये सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्रियों से मिले 2014 में, जबकि जसवंत सिंह जी दार्जिलिंग से एमपी बन चुके थे बोडो जनजाति की मदद से और मारवाड़ी समुदाय की मदद से, तब वहाँ आना जाना हो गया। तो राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, तब इनका उनसे संपर्क हुआ और वो गृह मंत्री जब बन गए 2014 में, तो उनसे संपर्क हुआ कि ये अलग स्टेट की मांग करते थे, क्योंकि ये उस मर्जर को भी चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि इनका मानना है कि हमारी संधि अंग्रेजों के साथ थी, आपके साथ नहीं थी, यानी डोमिनियन गवर्नमेंट के साथ थी और इस गवर्नमेंट के साथ नहीं थी जो यूनियन ऑफ इंडिया है, गणराज्य है, गणराज्य के साथ नहीं थी। तो उसको लगातार चैलेंज करते रहे, गृह मंत्रालय जाते रहे, पेपर निकालते रहे। इनका तो कहना है कि वो शिवराज पाटिल से मिले, सुशील कुमार शिंदे से मिले, वो अपना जो पी चिदम्बरम साहब है उनसे मिले और फिर राजनाथ सिंह जी से मिले। राजनाथ सिंह जी ने इनको एश्योर किया कि हम आपकी मदद करेंगे, बट बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं है बंगाल में, तो आप हमारे साथ आइए। तो इनका वहाँ समझौता होने के बाद इन्होंने अपने लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ा और परिणाम ये हुआ कि 18 तो लोकसभा सीट जीते ये 19 में, जिसमें से 7 तो कूच बिहार वाले एरिया के अंदर ही हैं और 54 विधानसभा उस एरिया में ये जीते। टोटल 74, इससे पहले 0 थी बीजेपी, एक भी सीट वेस्ट बंगाल में एमएलए की नहीं थी। इनके जीतने के बाद इनके इन फंक्शनों में, जिसमें इस बार मैं गया था, उस फंक्शन में आदरणीय आहलूवालिया साहब गए हैं, जसवंत सिंह जी गए हैं, राजनाथ सिंह जी गए हैं, अमित शाह जी गए हैं और मोदी साहब गए हैं और इनके पैलेस में गए हैं, बैठ के खाना पीना खाया। जब 54 एमएलए जीत गए तो महाराजा के पास जाके उन्होंने कहा कि साहब आप ये राज्यसभा लीजिए। और इन्होंने कहा कि भाई राज्यसभा लेने से मुझे क्या फ़ायदा है, कि नहीं राज्यसभा लोगे तो संसद में अच्छी तरह से आपकी इसकी मांग रखी जाएगी। फिर इनको सुझाया कि अब सी कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी वाला पन्ना संविधान में से हटाया हुआ है, अब 2 ही हैं, या तो स्टेट और या यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी आपको ठीक रहेगी क्योंकि उसमें जनसंख्या के मुताबिक बजट देने की जरूरत नहीं होती। राजवंशी समुदाय बहुत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है वहाँ। बंगाली जो बांग्लादेशी ये लोग थे, उन्होंने पहले उनको लूटा और फिर बांग्लादेशियों के बाद में अब रोहिंग्या उनको लूट रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने सरकार के साथ या बीजेपी के साथ समझौता करके अपनी बात रखी और इनको होप थी कि यूनियन टेरिटरी गठित कर दी जाएगी। अभी इनकी पॉपुलेशन इस समय वहाँ 60% है, जबकि 20 साल पहले वहाँ 70% क्षत्रिय समुदाय का, जो राजवंशी समुदाय है, उसकी पॉपुलेशन थी। अब यदि इनको यूनियन टेरिटरी नहीं दी गई तो 10 साल के अंदर इनकी पॉपुलेशन 40 रह जाएगी, क्योंकि रोहिंग्या इतनी तेजी से बस रहे हैं। कागज पत्र वहाँ उनको ममता गवर्नमेंट दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और ममता गवर्नमेंट इस मामले में मिली हुई है।
तो ऐसी स्थिति इनके साथ परिस्थिति होगी। हम वंश की बात कर रहे थे, तो ये इनका वंश है जो निमी वंश है, जो कटोच वंश कहलाता है अपने हिमाचल वगैरह में। मुझे लगता है अपभ्रंश होता हुआ वो कोच हुआ है कटोच से ही। और वैवाहिक संबंध तो राम जी के टाइम को छोड़ दें, भगदत्त के टाइम को छोड़ दें, क्योंकि भगदत्त की जो बेटी थी उसका विवाह दुर्योधन से हुआ था, और भगदत्त के जो एक सेनापति थे उनकी बेटी थी चित्रांगदा, उसका विवाह महारथी अर्जुन से हुआ, और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम बब्रूवाहन था। उन बब्रूवाहन को वहाँ लोक देवता के रूप में, जैसे अपने राजस्थान में रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी माने जाते हैं, ऐसे वहाँ घर घर में मसान बाबा के नाम पे पूजे जाते हैं। तो ये विशुद्ध रूप से क्षत्रिय राजवंश है जो कई मामलों में हमारे मुख्य और क्षत्रिय परिवारों से कटा हुआ था, लेकिन परमानेंटली नहीं कटा हुआ, क्योंकि पहले भी वैवाहिक संबंध लगातार जारी हैं। बड़े राज परिवारों के बड़ों में होते थे, छोटे ठिकानेदारों के छोटे में होते थे। और ठाकुर पंचामन बर्मन जी हैं वहाँ। बर्मन ये टाइटल बर्मा का बर्मन हो गया है। नहीं तो ये बर्मन टाइटल से कई लोग ये सोचते हैं, कई लोगों में भ्रांति है कि ये कहीं ब्राह्मण है। नहीं, वर्मा तो टाइटल ही क्षत्रियों का है ना। वर्मा का वंश होकर वर्मन हुआ है वो। वर्मन कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है। वर्मा तो टाइटल क्षत्रियों का है। शर्मा टाइटल, सरमन और शर्मा टाइटल जो है ब्राह्मणों का है। त्रिपुरा के महाराज का टाइटल भी वर्मन लगता है। और पहले अपने हिमाचल वगैरह में अपने यहाँ पुराने टाइटल को देखो वर्मा लिखते हैं लोग, और साउथ में भी वर्मा ही लगता था। तो ये ऐसा नहीं, वर्मा टाइटल अपना ही है। जो अब बहुत से टाइटल छूट गए, अब सिंह लगने लग गया, कुछ और लगने लगे। इनके यहाँ नारायण टाइटल लगता है। जब इनका कोरोनेशन हुआ तो इनका नाम हो गया श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर, जब इनको महाराजा माना गया तो। और वैसे इनका नाम, ऑफिशियल नाम श्री नगेंद्र राय है, और डॉक्यूमेंट में वही नाम है। राज्यसभा के ये जुलाई में इनके इलेक्शन हुए और अगस्त से राज्यसभा में है। अभी उनके पास 7-8 महीने उनको राज्यसभा के हुए। तो वंश तो ये है इनका। और कोई बात हो तो आप जान सकते हैं। तो ये नरुका साहब ने बताया है जो कूच बिहार, जिसको हम कूच बिहार कहते हैं, लेकिन ये कोच बिहार सही नाम है। और उसके जो राजवंश है, जिनकी हमारी जयपुर की राजमाता गायत्री देवी जिस वंश की थी, उसके बारे के अंदर इन्होंने उस वंश की पूरी हिस्ट्री बताई है। शिवचंडी उनका प्रणाम है। उनके कुलदेवी शिवचंडी है। शिव जी उनके कुलदेव हैं, और चंडी जो कामाख्या माता है वो उनकी कुलदेवी है। जैसे हम लोग जयरुगनाथ जी की बोलते हैं, हमारे मेवाड़ में जय एकलिंगनाथ जी की बोला जाता है, मारवाड़ में जय चार भुजा की बोला जाता है, हमारे शेखावतों में जय गोपीनाथ जी की भी बोली जाती है। इसी तरीके से उनका जय शिवचंडी उनका प्रणाम है, और वहाँ हर एक बच्चा इसी नाम से प्रणाम अभिवादन करता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कूच बिहार का जो इतिहास है। हालांकि हमने कूच बिहार के महाराजा का भी इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने पीछे वीडियो के अंदर उन्होंने पूरी हिस्ट्री अपनी बताई थी। लेकिन आज नरुका साहब से दोबारा से पूछने का मकसद ये था कि उनकी जो भाषा है और हमारे उत्तर भारत की भाषा के अंदर काफ़ी फ़र्क है। हो सकता है उनकी पूरी बात हम समझे नहीं, इसलिए इसी मकसद से आज नरुका साहब से उनकी हिस्ट्री के ऊपर ये दूसरा वीडियो बनाया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।